कैंसर का शब्द का अर्थ होता है कि कुछ एक ऐसे सेल्स जो कि बॉडी के कंट्रोल से छूट के अपने आप मल्टीप्लाई किए चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके ऊपर बॉडी का किसी तरह का कंट्रोल नहीं है और वो बॉडी के न्यूट्रिशन को ख़त्म करते हुए जा रहे हैं और मरीज़ को जगह जगह फैल जा रहे हैं और पेशेंट की जान ले लेते हैं। जो प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और तब तक काफ़ी बीमारी बढ़ चुकी होती है। पेशाब में खून आना या पेशाब करने के बाद ऐसा लगना कि पूरी तरह से पेशाब ठीक से खुल के हुआ नहीं, तो ये कुछ तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। किसी को अगर प्रोस्टेट कैंसर हो गया है तो उनकी एक बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी से उसकी स्टेजिंग देखते हैं कि किस स्टेज का कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है आज के समय में जिसका इलाज हर स्टेज पे बहुत ही अच्छा इलाज संभव है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज एक बार फिर डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ हैं। जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और प्रोस्टेट से संबंधित बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं। उनसे हमने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं प्रोस्टेट हेल्थ को लेकर, प्रोस्टेट डिजीज़ को लेकर। वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और आज बात प्रोस्टेट कैंसर पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अभी हाल ही में खबर आई है कि वो डायग्नोज हुए प्रोस्टेट कैंसर से, तो इस पर बात करना भी ज़रूरी है। एक बार फिर डॉक्टर रंजन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और बहुत अच्छा लग रहा है फिर से आपके साथ जुड़कर और आपके सभी दर्शकों के साथ जुड़कर। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम वंस अगेन। वेलकम। एंड प्रोस्टेट से संबंधित हमने अलग अलग विषयों पर बात की। हमने प्रोस्टेट एनलार्जमेंट पर और इलाज क्या है बीपीएच का, उस पर बात की। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर के क्यों हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका इलाज, आज इस पर बात। जैसा आपको मैंने बताया था, प्रोस्टेट ग्लैंड एक पुरुषों में पेशाब की थैली के नीचे मुंह पर एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसका औसतन वज़न करीब 10 से 15 ग्राम के आसपास होता है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है पेशाब की थैली का गेट है। ये खुलता है, पेशाब होता है और बंद हो जाता है। अर्लियर ईयर्स में या रिप्रोडक्टिव ईयर्स में इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती वैसे वैसे ये दो बीमारियां इसमें बड़ी कॉमन है। एक है बीपीएच जिसको कि हम लोग बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, जो कि बिनाइन बीमारी है, नॉन कैंसरस बीमारी है। और दूसरी होती प्रोस्टेट कैंसर। जब भी कैंसर जैसा शब्द बोला जाता है तो ऑल ऑफ अ सडन एक अनहोनी घटना या डर का माहौल बन जाता है या लोग घबरा जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सुनने में भी लगता है कैंसर शब्द। तो प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा, अगर ईश्वर हमसे कहे कि किसी मनुष्य से कहे या किसी मेल पर्सन से कहे कि आई हैव टू गिव यू वन कैंसर, आपको एक कैंसर होना ही होना है, तो आप अपनी इच्छा से मांग सकते हो कौन सा कैंसर होना चाहिए, तो आदमी को प्रोस्टेट कैंसर मांगना चाहिए। उसका रीज़न यह है कि प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है आज के समय में जिसका इलाज हर स्टेज पे बहुत ही अच्छा इलाज संभव है। ज़्यादातर अधिकांशतः ये बीमारी जानलेवा नहीं होती। लोग इस बीमारी की वजह से नहीं मरते, इस बीमारी के साथ ज़रूर मरते हैं। तो उनका ऐसा नहीं कि उनके जीवन का लाइफ स्पैन बड़ा शॉर्टन हो जाता है या कुछ हो जाता है। सो इसकी जो भी अलग अलग स्टेजेस हैं उसमें बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट और बहुत अच्छा कंट्रोलिंग मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इसके लिए घबराना नहीं चाहिए। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट treatable and a very not very ghastly malignancies. It is one of the good malignancies if somebody is unfortunate to have a malignancy. तो प्रोस्टेट कैंसर का शब्द का अर्थ होता है कि कुछ एक ऐसे सेल्स जो कि बॉडी के कंट्रोल से छूट के अपने आप मल्टीप्लाई किए चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं और उसके ऊपर बॉडी का किसी तरह का कंट्रोल नहीं है और वो बॉडी के न्यूट्रिशन को ख़त्म करते हुए जा रहे हैं और मरीज़ को जगह जगह फैल जा रहे हैं और पेशेंट की जान ले लेते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर भी इसी तरह का एक कैंसर है, लेकिन ये काफ़ी माइल्ड वैरायटी का कैंसर होता है यूजुअली और लगभग हर स्टेज में इसका इलाज अच्छे से संभव है। होता क्यों है? प्रोस्टेट कैंसर होने के कोई बहुत क्लियर कट कारण नहीं है, लेकिन एक रिस्क फैक्टर जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो है फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री का अर्थ है अगर किसी के फादर को या किसी के ब्रदर को या
चाचा या ताया, जो भी पैटर्नल साइड की फैमिली हिस्ट्री है, उसमें किसी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है तो उस व्यक्ति को प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इसके अलावा कुछ एक हेरिडिटरी टाइप के कैंसर्स होते हैं, बट वो बड़ा ही कम पॉपुलेशन होती है। मेजॉरिटी ऑफ प्रोस्टेट कैंसर्स जो होते हैं वो स्पोरेडिक होते हैं। कुछ एक रिस्क फैक्टर्स डिस्क्राइब्ड हैं लिटरेचर में कि स्मोकिंग या कई चीज़ों के डाइज हैं, ड्रग्स हैं, लेकिन उससे कोई बहुत ख़ास तरीके का प्रभाव नहीं पड़ता है। मेन सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली हिस्ट्री है। इसके अलावा कोई बहुत क्लियर कट कारण इस्टेब्लिश नहीं है प्रोस्टेट कैंसर होने का। राइट। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं कि उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं? जो प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके जब तक सिम्टम्स आते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और तब तक काफ़ी बीमारी बढ़ चुकी होती है। इसीलिए प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, जिसका कि एक सिंपल सा 200-250 रुपए का टेस्ट होता है, जिसको कि सीरम पीएसए कहते हैं या फिर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं। और ऐसा मेरा मानना है कि जो भी पुरुष 40 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उन सभी को अपने एनुअल हेल्थ चेकअप में ये सीरम पीएसए नाम के टेस्ट को ज़रूर कराना चाहिए। ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि करीब करीब 90 to 95% पेशेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर को सही समय पे पकड़ सकता है। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी हद तक पेशाब में रुकावट वाले सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो तब आते हैं जब बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। जैसे कि पेशाब रुक के आना, पेशाब बार बार आना, पेशाब में खून आना, या पेशाब करने के बाद ऐसा लगना कि पूरी तरह से पेशाब ठीक से खुल के हुआ नहीं। तो ये कुछ तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। या कुछ न्यूरो एंडोक्राइन टाइप के ट्यूमर्स होते हैं प्रोस्टेट में, उसमें कुछ अलग सेट ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं। बट अधिकांशतः 95% केसेस में सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तब तक बीमारी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। इसलिए सीरम पीएसए का टेस्ट और एक यूरोलॉजिस्ट से हेल्थ चेक में ज़रूर साल में एक बार करा लेना चाहिए, ताकि इसका सही स्टेज पे पता चल जाए तो ट्रीटमेंट और ही अच्छा, उचित और बड़ा सरल हो जाता है, और लॉन्जिविटी में पेशेंट की लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं होता। प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हो जाता है कि किसी भी शख्स को प्रोस्टेट कैंसर है, फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस के लिए एक तो पीएसए बड़ा होता है। नॉर्मल पीएसए की वैल्यू करीब 0 से 4 होती है। अगर पीएसए 4 से ज़्यादा है तो हमारे इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बड़ा हाई होता है प्रोस्टेट कैंसर का। तो एक बार किसी को अगर प्रोस्टेट कैंसर हो गया है तो उनकी एक बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी से उसकी स्टेजिंग देखते हैं कि किस स्टेज का कैंसर है, उसकी ग्रेडिंग, इसकी ग्लीसन्स ग्रेडिंग कहते हैं, जिसको कि 4+4, 3+4 इस तरह से इसकी ग्रेडिंग होती है। तो जितनी ज़्यादा ग्रेडिंग उसकी आती है उतना ही सिवियर, उतना ही ज़्यादा डेंजरस टाइप का ट्यूमर होता है। सो प्रोस्टेट कैंसर को इलाज के लिए जब एक बार कंफर्म हो गया प्रोस्टेट कैंसर है तो इलाज दो तरह से होता है। एक तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, जैसे कि पेशाब में रुकावट पैदा कर रहा है या इन्फेक्शन पैदा कर रहा है, एक तो उसका ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि उसकी स्टेज क्या है, जो कि उसको जड़ से ख़त्म करने वाला ट्रीटमेंट है। तो अगर उसका स्टेज 1, 2, 3 3 स्टेजेस होती हैं प्रोस्टेट कैंसर की, जिसको कि हम कहते हैं लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर। इसका अर्थ है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके कैप्सूल के भीतर ही एक सर्टेन पॉपुलेशन ऑफ सेल्स है जो कि कैंसरस है। दूसरी स्टेज होती है जिसको कहते हैं लोकली एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर या LAPC। लोकली एडवांस का अर्थ होता है कि वो प्रोस्टेट से बाहर निकल गया है कैप्सूल से, थोड़ा सा सेमाइनल वेसिकल या जॉइनिंग जो भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे लिम्फ नोड में फैलने लगा है। और तीसरी स्टेज होती है मेटास्टैटिक कैंसर। मेटास्टैटिक कैंसर का अर्थ होता है कि जो प्रोस्टेट से और लिम्फ नोड से निकल के बाहर बॉडी में, लंग्स में, लिवर में या कहीं दूर तक वो फैल चुका है। ये तीनों ही जो स्टेजेस हैं, तीनों स्टेजेस में अलग अलग इलाज करने के तरीके हैं। जैसे कि स्टेज 1 है तो उसमें एक्टिव सर्विलेंस, एक तरह का इलाज ये होता है कि पीएसए को हम सर्विलेंस की तरह मॉनिटर करते रहें, देखते रहें कि क्या होता है। और प्रोस्टेट कैंसर इतना स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है कि जिस 74 एज के बाद इसका बहुत अग्रेसिव इलाज भी नहीं किया जाता, बिकॉज इसकी ग्रोथ बड़ी स्लो होती है एंड बाय द टाइम इट रीचेस क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिजीज़
तब तक उतनी पेशेंट की उम्र नहीं होती 20-25 साल, तो इसलिए 74-75 ईयर्स के बाद इसका एग्रेसिव सर्जिकल या रेडियोथेरेपी वाला इलाज भी करने में कई ग्रुप्स नहीं मानते हैं कि ऐसा करना चाहिए। सो जो स्टेज 1 होती है उसमें एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है सर्विलेंस। इसके अलावा रेडियोथेरेपी दी जा सकती है लोकलाइज्ड, या फिर सर्जरी की जा सकती है रेडिकल प्रोस्टेट सर्जरी। डिपेंड करता है कि कितना अग्रेसिव ट्यूमर है और पेशेंट की काउंसलिंग करके कि कितना अग्रेसिवली वो उनकी स्ट्रेस फैक्टर या एंजाइटी फैक्टर क्या है। सपोज़ कोई इंटरमीडिएट स्टेज का जो ट्यूमर होता है उसकी स्टेजिंग हम लोग माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या इंटरमीडिएट ग्रुप का स्टेज का कोई ट्यूमर है, तो इसमें पेशेंट की रेडीनेस फॉर अग्रेसिव ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी का ऑपरेशन होता है या रोबोटिक सर्जरी से पूरा प्रोस्टेट हटा देते हैं, काफ़ी मेजर ऑपरेशंस होते हैं और काफ़ी सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इनके, इनकॉन्टिनेंस और इस तरह के। तो स्टेज 1 में सर्जरी, सर्विलेंस या फिर रेडियोथेरेपी, ये 3 मेन ट्रीटमेंट्स हैं। स्टेज 2 में कंबाइंड ट्रीटमेंट या एडजुवेंट ट्रीटमेंट, मतलब सर्जरी की जा सकती है या रेडियोथेरेपी की जा सकती है, लेकिन रेडियोथेरेपी का अर्थ होता है बिजली की सिकाई। तो ये दोनों ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें साथ में हार्मोन ट्रीटमेंट देना होता है या कीमोथेरेपी देनी होती है, जिसको कि न्यू एडजुवेंट हार्मोन थेरेपी या एडजुवेंट हार्मोन थेरेपी, एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। ये सारी चीज़ें देनी होती हैं। ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज है, इसमें सर्जरी से लगभग पूरा ख़त्म किया जा सकता है ट्यूमर को। इसके बाद आता है मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर, जो प्रोस्टेट कैंसर पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया हो। सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोनल ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये जो प्रोस्टेट का कैंसर है ये हार्मोन के सेल्स से कंट्रोल होता है, जो कि मोस्ट कॉमनली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि ये मर्दाना हार्मोन को कम करते जाते हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर श्रिंक होता है। इसको हार्मोन सेंसिटिव प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, जिसमें कि हार्मोन के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, जो कि 1 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 6 मंथली डिपो इंजेक्शंस आते हैं जो पेशेंट्स को लगा देते हैं, और उससे उनका PSA का लेवल बिल्कुल कम आ जाता है और बीमारी काफ़ी कंट्रोल हो जाती है और उसी से सप्रेस्ड पड़ी रहती है। और इसके अलावा कुछ एक पेशेंट्स हैं जिनमें कि हार्मोन रिफ्रैक्टरी स्टेज आ जाती है या हार्मोन रिस्पॉन्सिवनेस ख़त्म हो जाती है, उनमें कीमोथेरेपी या कुछ अलग तरह की इम्यूनोथेरेपीज़ आती हैं, उनको देने की ज़रूरत पड़ती है। राइट, सो ये है ट्रीटमेंट। बचाव हो सकता है इससे, जैसे आपने कहा इससे डरने की ज़रूरत नहीं है प्रोस्टेट कैंसर से। नहीं, बचाव, इसकी जानकारी ही बचाव है, क्योंकि जब किसी को पता है कि मैं हाई रिस्क ग्रुप में हूँ प्रोस्टेट कैंसर के, मेरे फादर को प्रोस्टेट कैंसर रहा या ग्रैंडफादर को रहा, तो मैं अपना साल में एक बार PSA कराता रहूँ, और कुछ भी अगर ज़रा भी PSA सीरियली बढ़ता हुआ दिखे तो मैं अलर्ट हो जाऊँ और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूँ। कुछ एक कीमो प्रिवेंशन के भी ट्रायल्स हैं हाई रिस्क ग्रुप्स में, लेकिन वो सभी इतने सक्सेसफुल या इतने कोई क्लैरिटी से अपना ओपिनियन नहीं दे पाए कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो इससे अभी इस समय देयर इज़ नो एस्टैब्लिश्ड थेरेपी विच कैन प्रिवेंट प्रोस्टेट कैंसर। सो जो कैंसर का ट्रीटमेंट आप करते हैं, सर्जरी करते हैं, वो कैसे होती है? जो लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर होता है या फिर लोकली एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर है, तो उसमें सबसे अच्छी जो मानी जाने वाली सर्जरी होती है उसको रोबोटिक असिस्टेड रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं। ये सर्जरी रोबोट की मदद से की जाती है और इसमें 3-4 छोटे छोटे छेद किए जाते हैं पेट में। उससे रोबोटिक आर्म्स के थ्रू प्रोस्टेट टिश्यू को बड़े अच्छे से डिसेक्ट कर लिया जाता है और प्रोस्टेट का उतना हिस्सा जिसमें ट्यूमर है, पूरा प्रोस्टेट, उसके आसपास के लिम्फ नोड, सारा कुछ निकाल के फिर पेशाब की थैली को पेशाब की नली से जोड़ देते हैं। इस ऑपरेशन को रोबोटिक असिस्टेड रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। प्रोस्टेट हेल्थ अच्छी रखने के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक फूड खाना भी रिकमेंड करते हैं यूरोलॉजिस्ट? साइंटिफिकली कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है, बिकॉज मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एलोपैथी में जब हम कोई चीज़ साइंटिफिकली प्रूव होती है क्लिनिकल ट्रायल्स में, उसके साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स दोनों पे स्टडी हो जाती है, तब उसको हम लोग रिकमेंड करते हैं। एक मेरा रिसर्च पेपर भी है डाइट एंड BPH करके, तो उसमें हम लोगों ने एक तरह से सारी जो डाइटरी फैक्टर्स हैं जो कि प्रोस्टेट को
इफ़ेक्ट करती हैं, तो उस पे सारी रिसर्च करी थी और उसमें सॉ पामेटो नाम की एक हर्ब होती है जो कि अमेरिका में होती है, तो उसका थोड़ा सा रोल आया है, थोड़ा बहुत रोल नॉनवेज डाइट का होता है, अदरवाइज मोर और लेस डाइट कोई बहुत मेजर तरीके से प्रोस्टेट कैंसर को नहीं इफेक्ट करती। इवन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट भी या प्रोस्टेट से संबंधित जो डिजीज है उनको भी? वेरी अनलाइकली। बाकी हेल्दी लाइफ के लिए तो आप सभी डॉक्टर्स उसकी सलाह देते हैं। एक्सरसाइज, क्विट स्मोकिंग, ये सारे जनरल मेजर्स जो हैं ये प्रोस्टेट के लिए भी।